1 फरवरी 2025 दिल्ली के एक पॉश 5 स्टार होटल के कमरे में राजीव सेजरिया नाम का एक आदमी रुका हुआ था। अब अचानक से उसका दरवाजा खुलता है और 5-6 आदमी सीबीआई की यूनिफॉर्म पहने उसके कमरे में घुस जाते हैं। छानबीन करते हुए उनको एक नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग मिलता है जिसमें होते हैं पूरे 26 लाख रुपए कैश। तो सीबीआई वाले राजीव सेजरिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पर ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, सेम डे सीबीआई वालों ने देश में 9 अलग अलग शहरों में छापे मारे, जिसमें से 10 लोगों को अरेस्ट किया और उनके पास से महंगे महंगे लैपटॉप, आईफोन 16 और 37 लाख रुपए कैश और साथ में एक ऐसी डायरी मिलती है जिसके अंदर लिखे होते हैं कई सारे कॉलेजेस के नाम और एड्रेस। अब सवाल है कि कौन थे ये लोग जो पकड़े गए और ये कॉलेज के नामों का रहस्य क्या है। सबसे पहले जो दिल्ली के होटल में राजीव सेजरिया पकड़ा गया था वो और कोई नहीं, हमारे देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी JNU का प्रोफेसर था। उसके अलावा पकड़ा गया NAC इंस्पेक्शन कमेटी का चेयरमैन और साथ में उसी कमेटी के 6 और मेंबर्स। एक्चुअली सीबीआई वालों को यह खबर मिली थी कि ये यूनिवर्सिटी वाले ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे, जिसके बदले में उनको NAC वालों से A++ की रेटिंग मिलने वाली थी। अब ये NAC वो सरकारी संस्था है जिनका काम है कि जगह जगह कॉलेजेस में जाके ये चेक करना कि भैया वहाँ की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सही से बना है कि नहीं, और फैकल्टी वाले सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, लाइब्रेरी में किताबें हैं कि नहीं या खाली पड़ी है, और साथ में वहाँ से निकलने के बाद क्या स्टूडेंट्स को नौकरी मिलती भी है कि नहीं। और फिर इन सारी बातों के बेसिस पे कॉलेज को एक ग्रेड दिया जाता है और NAC के इसी ग्रेडिंग सिस्टम से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को पता चलता है कि भैया ये कॉलेज पढ़ने लायक है भी कि नहीं। अब हमारे कॉलेज वालों की प्रॉब्लम शुरू हुई 2013 में, जब UGC वालों ने ये नोटिफिकेशन दिया था कि जितने कॉलेज हायर स्टडीज पढ़ा रहे हैं उनको NAC की एक्रेडिटेशन लेनी चाहिए। और यहाँ शुरू होता है कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस का रैंकिंग फ्रॉड। स्क्रोल का ये आर्टिकल बताता है कि कई कॉलेज वालों को पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि NAC वाले असेसमेंट के लिए आने वाले, तो उनके लिए तैयारी की जाती है। असेसमेंट टीम के मेंबर्स को 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है, उनको महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाया जाता है और 5-5 लाख रुपए की नोटों की गड्डियों से भरे एनवेलप उनके हाथ में थमाए जाते हैं। और ये बात खुद NAC एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भूषण पटवर्धन ने 2023 में बताई थी। खुद CAG वालों की रिपोर्ट ये बताती है कि हर 10 में से 3 कॉलेजेस को जो ग्रेड्स मिले हैं वो झूठे दिए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 70,000 सीट। The admission process for the 54,000 seats. Delhi University has extended the deadline for registration. अब आपसे सवाल पूछता हूं कि आप कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करने की सोच रहे हो, BTech, MBA, MBBS, CA, लॉ या फिर कुछ और, तो ये जान लो कि आप अकेले नहीं हो। हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोफेशनल हायर स्टडीज के लिए कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आज हायर एजुकेशन का मार्केट 5.25 लाख करोड़ रुपए का बन चुका है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई कई देशों की GDP इससे छोटी होती है। और इस वजह से जहां 2010 में हमारे देश में सिर्फ 87 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, आज 15 साल बाद 500 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं। अब सोचो, इतने बड़े कुबेर के खजाने में इन सब को अपना हिस्सा चाहिए। और आज की डेट में ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनका काम बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना नहीं है, बस इतना कि एडमिशन से पहले साम दाम दंड भेद कैसे भी करके माँ बाप को ये विश्वास दिला दो कि भैया इस कॉलेज में अच्छी एजुकेशन मिलती है और तुम्हारे लड़के को अच्छी नौकरी मिलेगी और वो सेटल हो जाएगा। और इसी के साथ शुरू होता है कॉलेजेस का फ्रॉड नंबर 2, 100% प्लेसमेंट क्लेम का फ्रॉड। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने आज तक क्या कोई ऐसी एड देखी है जिसमें कॉलेज वालों ने ये लिखा हो कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट नहीं होती? ये लोग अपनी प्रमोशंस में 3-4 स्टूडेंट्स की सेल्फियां लगाते हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों का पैकेज मिल गया, लाइफ सेटल हो गई है, और जब आप इनके एडमिशन काउंसलर के सामने बैठोगे तो वो 3-4 स्टूडेंट्स को ऐसे दिखाएगा जैसे कॉलेज का मालिक खुद अपनी गाड़ी में बिठा के सबको नौकरी दिलवाने जाता है। अब ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है, इन 2 केसेस से आपको समझ में आएगा। ये जो लड़का है इसका नाम है सरफराज। 2024 में इसने नीट को क्रैक किया, इसके 720 में से 677 मार्क्स आए और कोलकाता के एक टॉप मेडिकल कॉलेज में इसको MBBS में एडमिशन मिल गया। पर सरफराज की असली स्टोरी कुछ और है। सरफराज नीट की तैयारी करता था रात को। दिन में सरफराज और उसके पापा मजदूरी करते थे, डेली 8 घंटे काम करके ईंटें उठाया करते थे, जिससे सरफराज को 300 रुपए मिलते थे और उन पैसों से उनका घर चलता था। और फिर रात को सरफराज YouTube की वीडियो देखकर अपने नीट की तैयारी करता था। उसकी सक्सेस के बाद इतनी मीडिया अटेंशन मिली कि खुद फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे।
अब ये इंस्पायरिंग लगा ना, तो फिर एक केस और देखो। 2022 में देश का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी क्लियर करने वाले राम भजन की कहानी भी जबरदस्त है। राम भजन और उनकी माताजी दोनों दिहाड़ी मजदूर थे, दोनों पत्थर तोड़ने का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से इतना पैसा कमाते थे कि एक टाइम का खाना खाने को मिलता था। पर फिर भी राम भजन ने पढ़ाई करनी नहीं छोड़ी और कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली यूपीएससी क्लियर किया और आज आईएएस बन गए। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सारे पत्थर तोड़ने वाले नीट क्रैक करते हैं या यूपीएससी क्रैक करते हैं? सच तो यह है कि टॉपर आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। हर 100 में से 5 स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं कि चाहे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर अच्छे मिले ना मिले, चाहे उनको किताबें अच्छी मिले ना मिले, फिर भी वो टॉप करते हैं और उनको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। इनफैक्ट एक अच्छा कॉलेज वो होता है जहां पे कम से कम 70 to 80% स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। 2024 का ये सर्वे बताता है कि हमारे देश में 25 साल से कम के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं। तो फिर सवाल ये कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट क्लेम करते हैं तो फिर इतने लोग बेरोजगार कैसे हैं? ओडिशा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ के 300 बीटेक स्टूडेंट्स की कैंपस प्लेसमेंट करवा दी, पर जब वही स्टूडेंट्स गुड़गांव में कंपनी के ऑफिस में पहुंचे तो कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया, ये बोल के कि तुम्हारा ऑफर लेटर ही फेक है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंपनियों के साथ मिलकर फेक ऑफर लेटर इश्यू करते हैं, जिससे इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जो है वो और बढ़ सके। इसी के साथ एक होती है लो क्वालिटी जॉब। अब जैसे एक केस में एक मैकेनिकल इंजीनियर को अगर टेली मार्केटिंग की जॉब में लगा दिया जाए तो क्या आप उसे प्लेसमेंट बोलोगे? पर कॉलेज वाले इसे भी प्लेसमेंट के अंदर काउंट करके दिखाते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट बोल के कंपनियों में रखवा देते हैं, पर इंस्टीट्यूट वाले इनको भी प्लेसमेंट में काउंट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस फ्रॉड से सबसे ज्यादा तकलीफ स्टूडेंट्स को होती है, गलत। सबसे ज्यादा तकलीफ में पड़ते हैं उनके माँ बाप। एक बार बेटे का एडमिशन हो गया तो माँ बाप क्या करते हैं? अपनी सेविंग्स निकालते हैं, अपना गोल्ड बेचते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं। और जिनके पास ये सब नहीं होता तो उनको मजबूरी में उठाना पड़ता है एजुकेशन लोन। गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि जहां 2015 में हमारे यहाँ 12,500 करोड़ का एजुकेशन लोन उठाया गया, वही 2024 में 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा बताता है कि हर साल करीब 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं और फिर इनमें से हजारों स्टूडेंट्स के साथ वही होता है जो आदित्य के साथ हुआ। हमारे यूपी के बरेली में रहने वाला आदित्य पांडे, वो एक एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेता है क्योंकि कॉलेज वालों ने प्रॉमिस किया था कि भैया तेरी मोटी सैलरी लगवाएंगे, टेंशन ना ले। तो फिर फीस भरने के लिए उसकी फैमिली ने बैंक से उठाया 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन। पर उसका एमबीए फिनिश भी हो गया, पर आदित्य की नौकरी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं है। और आज इंटरेस्ट लगते लगते उसका 5 लाख रुपए का लोन 6 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। डेटा बताता है कि आज 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नौकरी नहीं है। एमबीए करने वालों में से 50% के पास नौकरी नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमारे यहाँ के कॉलेजेस इतना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं कि ना तो स्टूडेंट्स को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हैं, ना उनको ऐसे लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी सिखाए जाते हैं जिनकी लेटेस्ट मार्केट में डिमांड चल रही हो। तो आप ही बताओ ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो अपने खर्चे पर नौकरी पे रखेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे? तो एंड में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई ये कॉलेज वाले 100% प्लेसमेंट आखिर दे किसको रहे हैं? जब भी आप एक कॉलेज के अंदर एंटर करते हो तो सामने आपको एडमिशन काउंसलर मिलता है, जो एक्चुअली में एक सेल्समैन होता है। उसको ना टारगेट दिए जाते हैं कि उसको कॉलेज की खाली सीटों को भरना है। तो क्या आप बस ऐसे ही उसकी बातों में आ जाओगे? सबसे पहले तो ये जान लो कि कॉलेज की रैंकिंग्स पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। ये तो क्लियर हो गया है कि नैक की ग्रेडिंग में भी फ्रॉड होता है। तो आप ऐसे केस में क्या करें? सबसे आसान तरीका होता है कि उस कॉलेज के पुराने 5-10 स्टूडेंट से बात करो। उनसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है और बाद में प्लेसमेंट मिलती भी है या सब हवाबाजी है। सोशल मीडिया पे जाके सरकार से डिमांड करो कि ऐसे कॉलेजेस पे हैवी फाइन लगाया जाए जो अपनी रैंकिंग्स का फ्रॉड करते हैं। आज कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है ना, ये मोस्ट लाइकली फ्रॉड होता है। आजकल तो आईआईटीज में भी सबको नौकरी नहीं मिल रही है। इनफैक्ट सरकार से भी डिमांड करो कि वो कॉलेज वालों की प्लेसमेंट्स का ऑडिट कराए, ताकि ये सामने आए कि कॉलेज कहीं प्लेसमेंट में झूठ तो नहीं बोल रहा। अब आता है कि क्या एजुकेशन लोन लेना चाहिए? अगर आपको कॉलेज से निकल कर 7-8 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन कॉलेज में फीस दी है आपने 20 लाख रुपए,
रुपए। तो क्या इतनी सारी फीस देने का लॉजिक बनता है? आपको लगता है आप अगले 10 साल में भी उसे चुका पाओगे? याद रखना कि एक अच्छे कॉलेज की सबसे बड़ी पावर होती है अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देना, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट और लेटेस्ट स्किल्स सिखाना। आज हायर एजुकेशन लाखों करोड़ों का बिजनेस है। किसी भी फ्रॉड कॉलेज को अपने पैसे, अपना टाइम, अपने करियर से खेलने का मौका मत देना। जितना आप अवेयर रहोगे उतना ही ऐसे फ्रॉड से बचोगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और इससे आपकी कोई हेल्प हुई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।